नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट जीके की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी के लिए। इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन भारत के सभी टॉपिक पूरे कर लिए हैं और मध्यकालीन भारत के भी हमारे सभी टॉपिक पूरे हो चुके हैं। अभी हमारा चल रहा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के भी हमने कई टॉपिक पूर्ण कर लिए हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है हमारा प्रश्नावली 22 का सेकंड पार्ट, नरमपंथी या उदारवादी चरण। नरमपंथी उदारवादी चरण 22.2 प्रश्नावली आज हम करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 22 का सेकंड पार्ट, नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है या किस कारण से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो दोस्तों, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा क्योंकि वह संवैधानिक रूप से आंदोलन करते थे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी बम्बई शहर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन वायसराय के काल में पारित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय सिविल सेवा यानी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें AO ह्यूम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला AO ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए वह पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया, क्यों? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हो गए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, 3 कथन दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी के संबंध में और इन कथनों में से कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये सही है। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, दादा भाई
नौरोजी के संबंध में। तीसरा कथन गलत है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये गलत है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश मतलब 1875 से 1900 का जो समय था, उसमें भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उत्थान की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह कौन से तथ्य थे? तो दोस्तों पहला है देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण हुआ, ये सही है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा का प्रसार हुआ, ये भी सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेक्षण हुआ, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पीछे कुछ कारण थे। वह क्या कारण थे? वह ये थे कि 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, और 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, और 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद, इन सभी कारणों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन जो कारण इसमें शामिल नहीं था वह था ऑप्शन बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसका उससे यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों वह ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड लिटन, जिसने 1880 के दशक में विदेशी शासन के विरुद्ध जो भारतीयों का असंतोष था उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, यह कब लागू हुआ था? तो दोस्तों लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, यह लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो दोस्तों वह वायसराय था लॉर्ड रिपन, जिसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद उभरा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह सदस्य जिसे नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था वह थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी सन 1885 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक नरम पंथियों में नहीं थे, वे गरम पंथियों में थे। तो दोस्तों बाकी नरम पंथी के नाम है जी.के. गोखले, आर.सी. दत्त और W.C. बनर्जी। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरम पंथी में शामिल नहीं थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अगला प्रश्न है अधिकतर नरमपंथी नेता किन क्षेत्रों से होते थे, यह बताना है। तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो है वह शहरी क्षेत्रों से होते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने सन 1905। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो दोस्तों पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा इंडियन एसोसिएशन और चौथा है इंडियन लीग। तो दोस्तों सबसे पहले बना बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग और बाद में मद्रास महाजन सभा। तो 1, 3, 4, 2 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है
लेकिन मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो दोस्तों यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। क्या कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जबकि दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला लोक संघ जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना सन 1837 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी जमींदारों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन दिए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें 2 और 3 कथन सही है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो दोस्तों दी डक्कन एसोसिएशन ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद से भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होने की मांग की थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो दोस्तों इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त होने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष दिए हैं। तो दोस्तों पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1876 में और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी 1876 में हुई थी। तो दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में संस्था या सभाओं के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष दिए। दोस्तों पहला है मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1876 में और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले एक राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी, जो थी इंडियन एसोसिएशन, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर
सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन ने सर्वप्रथम आंदोलन इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार हो और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाई जाए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित किया गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था 1886 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत यानी योजना या सिद्धांत दिए हैं और सूची 2 में उनके प्रतिपादक के नाम दिए हैं। तो दोस्तों पहला है रहस्यमय उद्गम। इस मत के प्रतिपादक थे पट्टाभी सीतारामैया। और थियोसोफिस्टों की योजना, इसके प्रतिपादक थे एनी बेसेंट। और डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, इसके प्रतिपादक थी WC बनर्जी। और सुरक्षा कपाट द सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के प्रतिपादक थे लाला लाजपत राय। ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके लेखकों के नाम दिए। तो दोस्तों एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके लेखक हैं पट्टाभी सीतारामैया। और हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसके लेखक हैं एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के लेखक थे RP दत्त और 1857 के लेखक थे SN सेन। दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करने वाले थे वेडरबर्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो दोस्तों यह कथन था दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? दोस्तों जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला करते हुए इसे जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो दोस्तों ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने। क्या कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो दोस्तों कांग्रेस के विरोधी थे सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनशा मानकजी पेटेट। ये सभी कांग्रेस के विरोधी थे। तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन कौन कौन से थे? तो दोस्तों उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति यानी पॉलिटिकल मेंडिसेंसी की संज्ञा दी? तो दोस्तों उदारवादियों की कार्य पद्धति को उग्रवादियों ने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की और कब की? तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो दोस्तों उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना यह उदारवादियों का सबसे प्रमुख कार्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक
राजभक्त हैं। हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो दोस्तों ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। क्या कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं। हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। दोस्तों मज्जा जो है वह एक विज्ञान का शब्द है, जैसे अस्थि मज्जा बोलते हैं वही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। किसने कहा था भारतवर्ष भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो दोस्तों ये कहा था एल्गिन ने। क्या कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी यानी ब्रिटिश लोगों के द्वारा कब्जे में रखा जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने यह उदारवादियों के संबंध में कहा था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश में जो आंदोलन चलाया था उसके बदले में उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वह उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 66। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। तो दोस्तों 1897 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। तो दोस्तों वह लेखक थे अरविंद घोष, जिन्होंने अपने लेख में जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। तो दोस्तों भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 69। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। दोस्तों यह वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने कहा था कि राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। अगला और अंतिम प्रश्न है इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो दोस्तों R.P. दत्त ने यह लिखा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और जिसका उद्देश्य यह है कि भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता भी इसमें शामिल है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा R.P. दत्त। दोस्तों आज की ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। इसमें 72 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। यदि आज के वीडियो का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा, जिससे आप भविष्य में हमारी सभी वीडियोस के PDF मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।